ख़त्म नबूवत के हवाले से आपकी फ़ैमिली का किरदार है। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया तो उसके ऊपर जो रिएक्शन आया, उसके जो मेन मुहर्रिक थे वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ख़तीब आज़म हिंद कहा जाता था। ये जो इचरा है ये बुनियादी तौर पर तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से ये फिर उस ज़माने में मरकज़ बन गया। तो उनके साथ हमारी फ़ैमिली का एक बहुत करीबी तरीन एक ताल्लुक़ था। बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे हमारे बुज़ुर्गों के बारे में कि ये जो मियाँ साहबान हैं ये हमारे चलते फिरते बैंक हैं। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया 1924 में, तो सबसे ज़्यादा जो चंदा इकट्ठा हुआ तहरीक खिलाफत के लिए वो इचरा से इकट्ठा हुआ। और फिर तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से भी जो सबसे बड़ी फंडिंग उस ज़माने में हुई वो हमारी फ़ैमिली की हुई। इस हद तक कि जो बुखारी साहब का फिर जलसा हुआ, बहुत बड़ा तारीख़ी जो जलसा हुआ था कादियान में, वो भी हमारे बुज़ुर्गों ने जाके वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी और फिर वहाँ पे एक मस्जिद की तामीर की गई। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे ख़ानदान की एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। लंबे तरीन अरसे से हमारा ख़ानदान जो है इस हवाले से उन तमाम तंजीमों के साथ मुंसलिक है जो ख़त्म नबूवत के ऊपर काम भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमेशा हर दौर के अंदर ख़त्म नबूवत पर जो बड़ी आवाज़ उठी वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैमिली से उठी है। हमारे जो दादा थे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, वो ख़ुद भी आलिम दीन भी थे और लाहौर के बड़े हिस्से की मलकियत भी उनकी थी। तो लेकिन उसके साथ एक ज़िम्मेदार भी थे, लेकिन उसके साथ साथ एक दीनदारी का भी बड़ा एक रुझान था। दादा का नाम मियाँ मोहम्मद असलम जान। तो उन्होंने फिर हमें मुझे और मेरे छोटे भाई मियाँ उसामा साहब, उनको हिफ़्ज़ के लिए जामिया फ़तिया में उन्होंने दाखिल करवाया, जो कि हमारा आपके इल्म में कदीमी तरीन मदरसा है। ये कब बना है? ये 1875 में बना। ये पंजाब में 1857 की जंग आज़ादी के बाद कायम होने वाला पहला मदरसा है। अच्छा, अभी बात करते हैं आपकी ज़मीन। आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़मीन थी माशाल्लाह आपके पास ना, तो कौन कौन से इलाके बने हैं उस पर? देखें, ज़मीन तो अल्लाह की है, ये तो अल्लाह की ज़मीन है, किसी की सदा रहती नहीं है। लेकिन एक ज़माने में हमारा ज़मींदारा था। इचरा से शुरू हो जाए तो शाह जमाल और गुलबर्ग है, कैवलरी ग्राउंड का इलाका, गार्डन टाउन का इलाका, न्यू कैंपस का इलाका, वहदत कॉलोनी है, लामा इकबाल टाउन का इलाका। ये आपकी ज़मीन पर बने? ये यानी अल्लाह की ज़मीन है जी, मेरी ज़मीन तो नहीं है। मैं ये अपनी ज़मीन तो नहीं कहता, लेकिन अल्लाह की ज़मीन है। लेकिन ये इस इलाके में हमारे पूरी फैमिली का एक ज़मींदारा काफ़ी बड़े एरिया के अंदर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर में खुसूसन फ़लाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सियासत में किस तरह आए? सियासत में मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया फ़र्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आके मैंने सबसे पहले वहाँ पे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। ये 1986 की बात है। ठीक। और वहाँ पे फिर मैंने जब देखा मुख्तलिफ़ तंजीमों को, जो तलबा तंजीमें काम कर रही थी, तो उनमें मुझे इस्लामी जमीयत तलबा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील हुई। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया और तब से मेरा एक जो सियासी सफ़र जो है वो समझे, मेरा तकरीबन 16 साल उम्र थी। ठीक। तो तब से मेरा ये सियासी सफ़र शुरू हुआ। आपने अपनी उम्र भी बता दी, इसका मतलब है कि 1969 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, चले ठीक। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, ज़रा गपशप थोड़ी सी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी होनी चाहिए, तो शरारती थे या शुरू से आपका प्लान था कि मैंने कोई सियासतदान बनना है? नहीं, हमारे असल में जो घर का माहौल है वो बड़ा ही एक सादा सा और एक दीनी माहौल था। हमारे जो दादा थे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, वो ख़ुद भी आलिम दीन भी थे और लाहौर के बड़े हिस्से की मलकियत भी उनकी थी। एक बड़ी ज़िम्मेदार फैमिली, हम इचरा के रहने वाले हैं, पुराने ज़ैलदार फैमिली है। हाँ। और ये आपके इल्म में है कि ज़ैलदार फैमिली जो है ये साउदर्न लाहौर की मेजर मलकियत बड़ा लंबा अरसा इनकी रही है, जिसमें गुलबर्ग बना, जिसमें गार्डन टाउन, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ आए। तो लेकिन उसके साथ एक ज़िम्मेदार भी थे, लेकिन उसके साथ साथ एक दीनदारी का भी बड़ा एक रुझान था। दादा का नाम? मियाँ मोहम्मद असलम जान जी। तो अच्छा, उनको बड़ा शौक़ था कि हमारे जो मेरे पोते जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान बने। तो उन्होंने फिर हमें मुझे और मेरे छोटे भाई मियाँ उसामा साहब, उनको हिफ़्ज़ के लिए जामिया फ़तिया में उन्होंने दाखिल करवाया, जो कि हमारा आपके इल्म में कदीमी तरीन मदरसा है। ये कब बना है? ये 1875 में बना। ये पंजाब में 1857 की जंग आज़ादी के बाद कायम होने वाला पहला मदरसा है। अच्छा। जो दीनी मदरसा जो कायम किया गया 1875 में। तो जामिया फ़तिया एक बड़ा है, बहुत एक तारीख़ी मदरसा है। हज़ारों की तादाद में वहाँ से उलमा निकले हैं, हुफ़ाज़ निकले हैं। आज भी माशाल्लाह वो एक बड़ा एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है।
इचरा के अंदर, और 550-600 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आजकल भी। तो वहाँ पे मुझे फिर दाखिल करवाया गया और वहाँ पे फिर हिफ़्ज़ की इब्तिदा हुई। और उस हिफ़्ज़ की इब्तिदा के साथ ही हमारे जो दादा थे उनको, चूँकि उनका इल्मी ज़ौक़ बड़ा था, ये बेपनाह मुतालिया करना, पूरी पूरी रात मुतालिया करते, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, तहज्जुद के टाइम। रात को उन्होंने जल्दी सो जाना इशा की नमाज़ के बाद, और सुबह 3 बजे उठ के उन्होंने अपनी जो भी फिर इबादत के अलावा उन्होंने एक अपना मुतालिया शुरू कर देना है। सही। तो एक मुताले का जो शौक़ था वो उनको सारी ज़िंदगी उनका रहा, और आखिर दिन तक भी उनका मुतालिया ख़त्म नहीं हुआ। तो वो एक हमें भी फिर एक शौक़ पैदा हुआ कि कुतुब का मुतालिया करना चाहिए, रीडिंग का शौक़ जो है वो उनकी तरफ से हमें एक ट्रांसफ़र हुआ। तो उसके साथ फिर जब ये अपना हिफ़्ज़ की इब्तिदा हुई, बड़ा ही बचपन था, लेकिन साथ मुख्तलिफ़ कुतुब का मुतालिया, और ख़ास तौर पे उर्दू की और अरबी की किताबों का मुतालिया वो शुरू हुआ। तो ये एक इस तरह करके एक पूरा सिलसिले का आगाज़ हुआ। और हिफ़्ज़ के बाद उनका फिर ख़्याल था कि हमें बच्चों को हमने आलिम बनाना है, तो फिर हमें जामिया फ़तिया में ही दर्जा कुतुब में दाखिल करा दिया गया। और दर्जा कुतुब के अंदर फिर दर्जा ऊला किया, सानिया किया, फिर अदीब अरबी किया, और फिर फ़ाज़िल अरबी तक। फ़ाज़िल अरबी का मैं इम्तिहान नहीं दे सका, लेकिन फ़ाज़िल अरबी तक मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया था। और मीनवाइल फिर मैंने मैट्रिक किया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। ठीक। अरबी आती है आपको? जी, बस अरबी ज़ाहिर है कि एक लंबा अरसा मदरसे के अंदर उसकी तालीम हासिल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी जाता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। और तकल्लुम के अंदर थोड़ा सा ज़ाहिर है कि उसकी प्रैक्टिस अब कम है, तो बोलने में थोड़ी सी अच्छा, हाफ़िज़ साहब, आप दीनी फैमिली से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं, और जिस तरह आपने बताया मदरसा आपका बड़ा तारीख़ी, 1875 में ये मदरसा बना था, तो ये इतनी पुरानी एक बड़ी हिस्ट्री है इसका। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और बड़ा तारीख़ी मदरसा है। ये एक बहुत बड़े आलिम थे और बड़ी अल्लाह ताला की इनायात थी उनके ऊपर। हज़रत शाह अब्दुल रसूल कसूरी मुजद्ददी जी रहमतुल्लाह अलैह, वो यहाँ पे इचरा में हमारे बुज़ुर्गों के पास तशरीफ़ लाए। मेरे दादा के दादा थे मियाँ इमामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, और मेरे दादा के नाना थे मियाँ फ़ज़लुद्दीन। ये दोनों सगे भाई भी थे। और मियाँ फ़ज़लुद्दीन वो शख्सियत हैं जो 1890 में पहली मरतबा जिनको ज़ैलदारी मिली, सही, और वो इचरा के ज़ैलदार मुकर्रर किए गए। तो हज़रत शाह अब्दुल रसूल कसूरी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे इचरा गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते थे। तो उनकी हस्ब इरशाद जो है और उनकी हस्ब हिदायत इस मदरसे का जामिया फ़तिया का क़याम अमल में लाया गया, जो कि देखते ही देखते फिर पूरे बर्रे सग़ीर का इल्मी मरकज़ बन गया। और बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी तादाद में अहले इल्म अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट, इवन के काबुल से, कंधार से, और बड़े बड़े अफ़गानिस्तान के बड़े इलाकों से, आपके पूरे बर्रे सग़ीर से यहाँ पे तलबा आने जमा हुए। और फिर एक वक्त आया कि ये जो मदरसा था ये पूरा एक बर्रे सग़ीर का एक इल्मी मरकज़ बन गया। तो उस हवाले से जामिया फ़तिया का एक बड़ी एक तारीख़ है। हम उसके ऊपर एक किताब भी शाया कर रहे हैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। इसका पूरा एक तफसीली जो पस मंज़र इसके क़याम का सारा वो इंशाल्लाह आप बता रहे हैं यहाँ पर तालीम भी जो है वो दी जाती रही, और बड़े बड़े उलमा, कौन कौन से बड़े उलमा निकले यहाँ से? यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौलाना अता मोहम्मद बंदेयालवी। अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर जो तालीम दी जाती थी तो सारे आकर यहाँ पर तालीम हासिल करते थे। ये जो अपना एक ज़माने में 1950 से पहले जो सब कॉन्टिनेंट के जो मदारिस थे उसके अंदर बिलअमूम मसलकी बुनियादों पर मदारिस अलहदा कायम करने का कोई तसव्वुर नहीं था। यानी चंद एक मदारिस थे, कोई अगर मसलकी होंगे, बिलअमूम तलबा जितने भी होते थे, हत्ता के देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हत्ता के शिया तलबा भी एक ही मदारिस के अंदर मदारिस में तालीम हासिल किया करते थे। और मैं आपको जामिया फ़तिया की बता रहा हूँ कि जामिया फ़तिया इस लिहाज से मुमताज़ था कि यहाँ पे देवबंदी भी तलबा भी आते थे, बरेलवी भी आते थे, अहले हदीस भी आते थे, हत्ता के शिया तलबा भी यहाँ से पढ़ते रहे। और अल्लामा जो तहरीक जाफ़रिया के आजकल के जो इमाम हैं और उनके जो सरपरस्त आला हैं, अल्लामा साजिद नकवी साहब उनके एक उस्ताद थे, अल्लामा मोहम्मद यार नजफ़ी, उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की जामिया फ़तिया से। हाफिज़ कुरान है, कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत तिलावत करते हैं। अगर थोड़ी सी अगर तिलावत कर दें तो हमें बड़ी खुशी हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत। मेरा ज़रा गला बैठा हुआ है। हाफ़िज़ साहब एक जो है वो रूह को सुकून मिलता है, अल्लाह ताला का कलाम है और इतनी खूबसूरत आवाज़ हो माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी खूबसूरत एक आप हाफिज़ कुरान है, ये बहुत बड़ा एहसास की बात है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा बुज़ुर्गों की एक हमारी देन है कि उन्होंने दीन की तरफ लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह और हलाल व हराम की तमीज़ सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई थोड़ा बचपन की तरफ आते हैं। हाफिज़ साहब आप शरारती थे? नहीं जी, शरारत करने का तो हमारे यानी कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था इतना ख़ास। तो होता है ना कि बचपन में चले कोई कोई बैली बजा के किसी के घर की भागे हों, या कोई छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं ना। नहीं, भज्जन भजान वाला कम नहीं कहता ना सियासत से ना शुरू में ना सियासत में जो है। अच्छा, बात ये है कि वैसे गेम्स बड़ी होती थी, यानी जो बचपन गुजरा है हमारा बड़ा एक्टिव था। कोई यादगार वाक़या? बड़ा एक्टिव हमारा बचपन गुजरा है और हमारे घर के साथ में ही हमारे जो 3-4 प्लॉट खाली थे उनके अंदर पट्ठे लगे होते थे, वहाँ पे ट्यूबवेल लगे होते थे। पूरा एक गुलबर्ग के अंदर एक पूरा हमने देहाती माहौल, एक पूरा फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था। वहाँ पे हमारे जानवर थे, कैटल्स थी जो कि दूध के लिए गुलबर्ग के अंदर ही। तो एक पूरा एक ऐसा माहौल था जो ज़िम्मेदारा माहौल होता है। ठीक। तो तो हमेशा से ज़िम्मेदारा भी रहा। तो घर की गंदम आती थी, घर के चावल आते थे। आप सबके बचपन की कोई शरारत कोई आपने की हो, कोई छोटी मोटी सी? कोई ऐसी शरारत तो मेरे अब ज़हन में नहीं है कि कोई इस तरह की हो कि उस तरह का हमारा कोई इस तरह माहौल भी नहीं था। लेकिन ये है कि गेम्स वगैरह हम करते रहते थे। ठीक। गेम्स वगैरह कभी डांट पड़ी हो वालिदैन से? काफ़ी दफ़ा। ठीक। गाहे बगाहे जब भी हमारे दादा थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वाले साहब, हाँ। तो और वालदा से तो खैर कभी नहीं पड़ी, लेकिन कभी अगर यानी नॉर्मली को डांटते नहीं थे, लेकिन अगर महसूस करते थे कि कहीं पे गलती हो रही है तो डांट भी पड़ जाती। स्कूल कॉलेज की ऐसी बात हो ना जिस पे कहो कि हाफिज़ साहब आपको कहा कि ये नहीं करना आपने? बहुत सारी देखें चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है कि माँ बाप का काम है कि बच्चों को अच्छाई और बुराई की तमीज़ बताना, हलाल और हराम की तमीज़ बताना। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ थी हमारी फैमिली के अंदर कि हमारे दादा का एक कॉल था। उन्होंने बहुत डील किया अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और अपने भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ और अपने अकारिब के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी। प्रॉपर्टी मैटर्स होते थे, जॉइंट मैटर्स को वो चूँकि मुख्तार आम थे पूरे ख़ानदान के। अच्छा, आप अभी बात करते आपकी ज़मीन, आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़मीन थी माशाल्लाह आपके पास ना, तो कौन कौन से इलाके बने हैं उस पर? देखें, ज़मीन तो अल्लाह की है, ये तो अल्लाह की ज़मीन है, किसी की सदा रहती नहीं है। लेकिन एक ज़माने में हमारा ज़मींदारा था। इचरा से शुरू हो जाए तो शाहजमाल और गुलबर्ग है, कैवलरी ग्राउंड का इलाका, गार्डन टाउन का इलाका, न्यू कैंपस का इलाका, वहदत कॉलोनी है, लामा इकबाल टाउन का इलाका। तो इस तरह ये काफ़ी एरियाज़ के अंदर एक ज़मींदारा था एक ज़माने में। ये आपकी ज़मीन पर बने? ये यानी अल्लाह की ज़मीन है जी, मेरी ज़मीन तो नहीं है। मैं ये अपनी ज़मीन तो नहीं कहता, लेकिन अल्लाह की ज़मीन है। लेकिन ये इस इलाके में हमारे पूरी फैमिली का एक ज़मींदारा काफ़ी बड़े एरिया के अंदर रहा। बाद में फिर ज़ाहिर अर्बनाइज़ हो गया और फिर वो प्लॉट्स की शक्ल इख्तियार, तो फिर वालिद साहब ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। और फिर जो लाहौर की मेजर बड़ी मार्केट्स के पॉइनियर भी हमारे वालिद साहब हैं। कौन कौन सी? गुलबर्ग में लिबर्टी मार्केट है, बरकत मार्केट है, यूबिया मार्केट है,
मुख्तलिफ और सारी आपके वालिद साहब ने बनाई? ये इसके पॉइनियर हैं, इन्हें सारी तो नहीं बनाई जी। लेकिन जाहिर है ये तो LDA के प्रोजेक्ट्स थे। तो वालिद साहब ने 1966-67 में सबसे पहले वालिद साहब ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, ठीक। LDA से प्लॉट लेके। इसके अलावा ज़ाती काम भी उन्होंने काफ़ी किया क्योंकि काफ़ी एग्जेम्पशंस मिली थी हमें। तो कंस्ट्रक्शन का काम अपना ज़ाती जो है एक मुख्तलिफ कंपनीज बना के वो वालिद साहब करते रहे। तो वो ज़िम्मेदारी से फिर हम कंस्ट्रक्शन के और लैंड डेवलपमेंट अगर हाफिज़ मियां नुमान साहब सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते? देखिए ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम चल रहा है और दो चीज़ें मेरी एक हमेशा से प्रायोरिटी रही है। एक तो ये है कि इल्मी मेरे मशागिल हैं जो एक पढ़ना, कुतुब का पढ़ना, और कोशिश ये होती है कि इल्मी मजालिस के अंदर बैठा जाए, उलमा की महफ़िलों में बैठा जाए। मेरे दादा भी जो हैं उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पर बड़ा ही फ़ज़ल था, उन पर यानी दुनिया भी उनके नीचे थी लेकिन उन्होंने अपना जो कंपनी जो थी उनकी सोहबत जो थी वो उलमा की थी, ठीक, और इल्मी लोगों की, ठीक। इल्मी लोगों से उन्होंने सोहबत ज़्यादा रखी। तो वो मेरा भी नेचुरली मेरा भी जो एक रुझान है वो उन लोगों की तरफ ज़्यादा होता है, सोहबत के अंदर बैठने में जो इल्मी लोग हैं, जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उलमा हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि अपना दानिश की बातें करते हैं, इल्म की बातें करते हैं। तो मेरा ज़्यादा जो रुझान होता है वो कंपनी के हिसाब से उनके साथ होता है। एक टिकट है आपके पास और आपने अपने किसी दोस्त को, सियासी दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, और या आप ऑप्शन में आप एक नाम भी ऐड कर सकते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, लेकर आपने एक किसी को जाना है, वर्ल्ड टूर की टिकट है, किसे लेकर जाएंगे? मैं दोनों को ले जाऊंगा। नहीं, टिकट एक है ना आपके पास। टिकट मैं और ख़रीद लाऊंगा। नहीं, टिकट वो खरीदी नहीं जा सकती। वो कहते हैं कि बस आपने या सलमान रफ़ीक साहब या ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। देखिए ये अब जो है ना मुझे आप आजमाइश में डाल रहे हैं। मेरे लिए दोनों मेरे भाई हैं और ख्वाजा सलमान के साथ मेरा बड़ा एक लंबा अरसा गुजरा है। हम जब 2010 में फ्लड आया तो हम 2.5 महीने तकरीबन मुजफ्फरगढ़ में, कोट अद्दू में, जतोई में, अलीपुर में हम लोग इकट्ठे रहे वहाँ पे, और बड़े ही मुश्किल दिन थे। अभी भी ख्वाजा सलमान गए हुए थे जब फ्लड आए हैं और बहुत ही उन्होंने खिदमात सर अंजाम दिए हैं। तो हमारा एक वो जो 2010 का एक हमारा एक बड़ा लंबा सफ़र इकट्ठा रहा, और फिर ये है कि एक उनसे भाइयों का ताल्लुक़ है। फिर 10 महीने हम जेल में इकट्ठे रहे हैं जी। तो ख्वाजा सलमान के साथ बड़ा भाइयों वाला ताल्लुक़ है, और ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ तो इतना प्यार का ताल्लुक़ है कि अब दिल की बातें भी उनसे हम कर लेते हैं। ठीक। और बड़ी फ्रैंकनेस है, बहुत ही ज़्यादा है। और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो बड़े बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं और मुखलिसाना राय देते हैं, मुखलिसाना मशवरा देते हैं। तो ये दोनों ही साथ भी चलते हैं दोनों, बिल्कुल, और हमेशा दोस्तों के साथ चलने वाले। जी बिल्कुल, यानी इसलिए मैंने वो दोनों दोस्त आपके नाम लिए हैं। तो मेरे ख्याल में तो दोनों ही मेरे लिए बराबर है। या हो सकता है कि आप ड्रॉप कर दें, आपके दोनों चले जाएं। मैं कहता हूँ दोनों चले जाएं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, जेल का वक्त भी आपने देखा, बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है मैं आपसे जेल में एक दफ़ा मिलने आया तो फैमिली मिलने आई हुई थी, आपकी फैमिली भी थी, सलमान रफ़ीक भाई की भी थी, आहा चीमा साहब की भी थी, मुझे याद है। और जब बच्चे जा रहे थे ना तो मुझे वो वक्त याद है, बड़ा मुश्किल था कि बच्चे कहते हैं हम मिलना चाह रहे हैं। सबके, आपके भी थे, सलमान रफ़ीक साहब के थे और आहा चीमा साहब के भी, मुझे याद। वो जेल कैसे उस दौर को याद करते हैं और क्या मुश्किलात देखी आपने? देखिए हकीकतन बड़ी सख्ती का दौर था और नैब का जो कानून था, आपको याद है कि उसके अंदर बेल नहीं थी, और बिला वजह आपके इल्म में है कि जो साबका रजीम ने यानी विक्टिमाइज़ करने के लिए जिस अंदाज़ के अंदर केसेस बनाए गए, हालांकि केसेस की बुनियाद ही कोई नहीं थी, कोई केस था ही नहीं। ख़ास तौर पे मेरे ऊपर तो जो केस इन्होंने बनाया कि जी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी जिस चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट, मैं लाहौर पार्किंग कंपनी का चेयरमैन रहा था 2012 से 16 तक। ठीक। 2016 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था और फिर उसके बाद सेटअप बदल गया। तो वो उन्होंने एक मेरे ऊपर नैब ने एक, ज़ाहिर है उनको एक इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले कोई ऐसी शख्सियत जेल में चाहिए थी जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ हो, जिसको वो यानी लाहौर में एक नून लीग को हिट किया जा सके।
और मियाँ नवाज शरीफ साहब को हिट किया जा सके। तो उस जो रैंडम सिलेक्शन के अंदर मेरा नाम आ गया, ठीक। और इन्होंने केस बना दिया। तो बहरहाल अल्टीमेटली उसमें जब गिरफ्तारी अमल में आ गई तो तकरीबन 10 महीने फिर जेल में गुजारे हैं जी। सोचते थे उस वक्त जेल में कि क्या अच्छा भला कारोबारी शख्स हूँ और ये मुश्किलात देखनी पड़ रही नहीं, ये तो जहन में था कि जाहिर है कि जब आप सियासत में आते हैं और जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आते हैं, तो फिर इस तरह की मुश्किलात तो आ सकती हैं। ये तो एक जहन में था, लेकिन एक एहसास था कि बहुत ही अनड्यू ये काम हुआ है। और जेल भी जो मुझे याद है, जेल भी आपने एक दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो बताया था कि ये जो जेल बनी हुई है को मैं यहाँ पे जेल बात कर रहा हूँ जो शमा के करीब जो जेल है, तो वो भी आप ही की आपने बताया था कि ज़मीन पर बनाई ये हमारी ज़मीनों पे बनी हुई है जो कैंप जेल लाहौर है। और इसके अंदर बल्कि मैं जब नैब से मुझे जुडिशल कर दिया गया और मैं जब ड्यूटी में आया और सुपरिटेंडेंट साहब के पास बैठा हुआ था कैंप जेल में, तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे जेल का अक्सर अमला चूँकि वाकिफ़ था और मैं वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आया करता था। अच्छा, तो मुझे अक्सर अमले ने कहा कि मियाँ साहब आज कोई प्रोग्राम है क्या जिंदे तुसी मेहमान बन के आए हो? अच्छा। मैं कहा नहीं यार, मुस्तकिल थोड़ा मेहमान हूँ। नहीं, अच्छा, आपने जेल जो काटी, मुझे याद है आपके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, सलमान रफ़ीक साहब भी थे, तो कोई ख़ास बात, कोई रूटीन क्या थी उस वक्त? बहुत एक ज़बरदस्त रूटीन थी जी। फजर की नमाज़ पढ़नी अपने चक्की के अंदर, जो छोटा सा वो कमरा था 8 बाई 8 का, जिसमें एक रहने की गुंजाइश थी। 8 बाई 8 के साइज़ की कोठरी थी जिसमें 2 लोग हम रहते थे। कौन कौन? और मैं और तासीर साहब थे जो हमारे एमडी थे इसके पार्किंग कंपनी के, शेख तासीर साहब, मैं और वो, हम लोग चक्की वाल के आप कह लें। ठीक। तो साथ में ही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब की थी। इस तरह वहाँ पे अहद चीमा साहब भी थे, वहाँ पे फवाद हसन फवाद साहब भी थे, वहाँ पे उस्मान अनवर साहब भी थे, और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले। जी जी। तो अपना इसके अलावा भी काफ़ी यानी ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के लोग, उस वक्त तो और एक बड़ी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे के अंदर जिनको अंदर डाला हुआ था। तो बहरहाल वो फिर एक बड़ी एक रूटीन वहाँ पे हमारी बन गई कि हमने फिर पहले नाश्ता वाश्ता होना, फिर उसके बाद अपनी पढ़न पढ़ाइयाँ वगैरह करनी, और कुतुब वगैरह काफ़ी बड़ी तादाद में मंगवाई, वहाँ पे उसका मुतालिया करना, और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, और फिर मगरिब की नमाज़ मेरी ज़िम्मेदारी थी पढ़ाने की। इमामत इमामत मैं करता था। आपकी इमामत में कौन कौन नमाज़ पढ़ते थे? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, फवाद साहब थे, ख्वाजा सलमान, अपने सारे दोस्त जितने थे, हमारे जेल के साथी अहद चीमा साहब वगैरह। तो मगरिब की नमाज़ मैं कराता था। ठीक। ज़ोहर असर मैं नहीं पढ़ाता था। वो कौन पढ़ाते थे? वो हमारे और दोस्त थे जेल के अंदर ही, उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो सिर्फ मगरिब की नमाज़ जो है वो मुझे, उन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा था कि जी आप पढ़ाया करें। ठीक ठीक ठीक। तो आपने जेल में भी माहौल माशाल्लाह दीनी रखा हुआ था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक दीनी भी था और इल्मी भी था। इल्मी भी था। इल्मी भी था, और फिर बड़ी महफिल होती थी। ज़ाहिर है कि सारे ही बड़े पढ़े लिखे और बड़े ही साहिब इल्म लोग थे, तो दोपहर को भी बड़ी महफिल लगनी। आप लोग अच्छा। और फिर असर से मगरिब के दरमियान भी एक महफिल दोबारा लगती थी। और ज़ाहिर है फिर मगरिब की नमाज़ के बाद दोबारा चक्कियों के अंदर बंद होने का एक वो आ जाता था सिलसिला। तो बहरहाल एक आपको उम्मीद थी कि इस तरह इज्जत मिलेगी, रिहाई होगी? तो मतलब उस वक्त आप, जब बड़ा मुश्किल दौर था ना, ज़ाहिरी बात आप किसी से रब्ता नहीं कर सकते, फैमिली से मिलने का मुख्तसर टाइम था, उम्मीद थी कि सुरखरू होंगे इस तरह जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक यकीन कामिल था, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मॉरल सपोर्ट थी वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की और अहद चीमा साहब की। मैं इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से हमेशा से मेरी सरपरस्ती की है उन्होंने, और बड़े भाइयों की तरह हमेशा अच्छी नसीहत की है, अच्छी राय दी है, और हमेशा एक बहुत ही सपोर्ट की है उन्होंने। एक तो उनका मुझे बहुत एक सपोर्ट और एज था वहाँ पे। सेकंड, जो अहद चीमा साहब जो थे, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और जिनको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया गया था, 3 साल जेल में रखा गया उनको, लेकिन उनकी जो अजीमत है वो भी एक काबिल दाद थी। बिल्कुल ठीक। कि उन्होंने मुझे, जब भी मैंने उनसे कभी बात हुई तो उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, किसी से गिला शिकवा नहीं। किसी का कि जी फ़लाँ ने मुझे फंसा दिया, कुछ लोग करते थे,
कुछ लोग वहाँ पे सारा दिन जेल में बैठ के गिले शिकवे करते रहते थे कि जी मैं तो फलां दी वजह फंस गया, वहाँ फलां दी। वो कौन था? नहीं और ही बताना। अच्छा, तो थे बहरहाल सियासतदान या ब्यूरोक्रेट? नहीं बस छोड़ दें। अच्छा ठीक। तो लेकिन चीमा साहब से जब भी मेरी बात हुई, जब इस मौजू पे कि चीमा साहब क्या बनेगा हमारा, तो मुझे चीमा साहब ने एक ही हमेशा बात की कि मियाँ साहब अगर वो दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों का जब साथ मिल जाता है जी, आपस में जब होता है, तो उससे इंसान को बड़ी एक हौसला मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये है कि वैसे भी एक माहौल वहाँ पे एक दूसरे के लिए बड़ा सपोर्टिंग माहौल भी था। तो इतने डिप्रेशन के दिनों के अंदर भी इस तरह का माहौल मिल जाना, और डिप्रेशन भी इस तरह था कि बाज़ दफ़ा महसूस होता था कि यहाँ से हमारी मैयतें निकलेंगी, यानी मर के निकलना है। जो जिस तरह बेल्स रिजेक्ट हो रही थी, यानी आप देखेंगे पहली तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करते हैं और उसके लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, क्योंकि नैब के कानून में बेल तो थी ही नहीं जी, यानी बेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जेल में। और अब हम जब जेल के अंदर हैं और अब हमने अपनी बेल के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करते थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आप समझे स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 महीने मजीद आगे चले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक। और अगर खुदा न खासा सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर तो आपका समझे ट्रायल है कि ट्रायल का फैसला होगा तो आप बाहर आएंगे। और आपके इल्म में है कि ट्रायल 4-4 साल, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 4-4 साल गुजर गए थे जिनके ट्रायल ही शुरू नहीं हुए थे। ठीक। जिनको सिर्फ उन्होंने जुडिशल भी रखा हुआ था। सही। तो इस तरह इस अंदाज में और इस तरह के माहौल के अंदर जो हमें वहाँ पे सपोर्ट मिली, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुरान मजीद मुसलसल पढ़ने के नतीजे में, ज़िक्र अज़कार के नतीजे में, और जो दोस्तों का ये जो साथ था, ये जो महफ़िलें जमती थीं और एक दूसरे की सपोर्ट होती थी, और फिर पूरे ख़ानदान की सपोर्ट और ख़ानदान की और हमारे दोस्तों की दुआएं, ये वो बेस थी कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें वहाँ पे सुरखरू भी किया बाइज़्ज़त तरीके से। पहले मेरी बेल हुई, और वो जो मेरा जो बेल का फ़ैसला है वो रिपोर्टेड केस बनाया गया। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा क्लोजली काम भी किया, चेयरमैन भी रहे जो आप लाहौर पार्किंग कंपनी के। कोई ऐसी बात, कोई याद, कोई वाकया? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो जो मेरा काम करना है 2008 से 13 का, वो मेरी ज़िंदगी का असास है। यानी मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ कि जो सदियों में पैदा होती हैं, जिस तरह जो शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत है, इस तरह की शख्सियात जो हैं वो सदियों में पैदा होती हैं। जितनी उनके अंदर डेडिकेशन है, जितनी मेहनत, जितनी लगन, और जिस कदर तवज्जो, और जिस अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उनको सलाहियतें अता कर दी हैं, ये हकीकत है कि वो कौम का असासा हैं। और आज आप देखें कि पाकिस्तान इज़्ज़त और एहतराम की और बुलंदी की जिस मंजिल की तरफ गामज़न है, ये उनकी क़यादत में मुमकिन हुआ है। और आप देखें कि ये एक, और जिस तरह वो नवाज़ शरीफ के विज़न को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो आगे लेके चल रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, जिनका एक विज़न है, उसको ट्रांसलेट करने में इस वक्त जो है वो मरकज़ी लेवल पे शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम आलम में इसकी इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया के आप उम्मीदों का मरकज़ बन गए हैं, कमज़ोर ममालिक की उम्मीदों का मरकज़ बन गए हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक तारीखी, और शहबाज साहब के साथ तो मेरा एक काम करने का फिर बड़ा ही अच्छा एक तजर्बा था, जिसके अंदर उनका मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद था, बहुत हवाले से, कई हवालों से। और शहबाज साहब के साथ जितनी मुलाकातें, पॉलिटिकल मुलाकातें, वो हम करवाते थे जी। एक कोर टीम शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, जिसके अंदर मैं था, बलीगुर रहमान साहब हमारे जो एक्स गवर्नर हैं वो थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, डॉक्टर सईद इलाई थे, अफजल खोखर साहब थे। तो ये हमारा 4-5 लोगों का एक कोर टीम थी, जो कि हमारा ये काम होता था कि हमने पॉलिटिकल लोगों की, इंक्लूडिंग MNAs, MPAs ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो कोई खास वाकया या बात उनके हवाले से याद हो आपको? बहुत सारी गाहे बगैर डेली की बेसिस के ऊपर ही यानी मुलाकात ना बातें वो याद होती हैं कि उस दिन ये बात हुई थी, या उस दिन इस तरह कुछ शाबाश मिली हो, या कोई थोड़ा सा उन्होंने कुछ चीज़ समझाई हो। देखें, मैं शहबाज साहब का जो रोल था ना जी, वो एक उस्ताद का भी था। और बाज़ दफ़ा मेरी एक आदत थी कि मैं अपनी बातों को थोड़ा सा रीअसर्ट करता था मीटिंग्स के अंदर ना, या बाज़ दफ़ा मैंने कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर कोई बात कर देनी। एक ज़ाहिर एक जोश था एक कि जी हमने हक बात करनी है। तो हक बात भी जो होती है वो उसको करने का भी एक तरीका होता है। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा फिर उन्होंने अलहदा समझाना कि मियाँ साहब आपने
ये बात आप मुझसे अलहदगी में कर लेते तो बेहतर था। ठीक ठीक तो आप मीटिंग में इस तरह जो है ना वो मुनासिब नहीं होता, इस तरह बात करनी, फ़लाँ बंदा बुरा मनाएगा। ठीक। तो एक ये जो एटिकेट्स का जो सिखाना है, और मुझे उन्होंने गाहे बगाहे जो हिदायत दी, तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मियाँ साहब आप ना अपनी बातों पर ना आप रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं। ठीक। तो आपका जो रद्द अमल होता है ना वो बड़ा जल्दी, तो एक जो सियासी आदमी होता है ना वो रिएक्ट जल्दी नहीं करता, सही। वो सोच समझ के रिस्पॉन्स देता है आगे ना, सही। react करता है। अच्छा हाफिज़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी एक आपका एक बड़ा एक मोहब्बत और खलूस का एक ताल्लुक़ है, तो कोई उनके हवाले से कोई बात याद हो आपको? ये नवाज शरीफ साहब को तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो खसूसियात अता की हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिल मोह लेते हैं, वो करिज़मेटिक पर्सनैलिटी हैं, और उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत पैदा कर दी है और वो करिश्मा पैदा कर दी है कि लोग उनकी तरफ खींचते हैं, और जो उनसे एक दफ़ा मिल लेता है फिर उन्हीं का हो जाता है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का। मैं आपको बताऊं कि मैं जब जेल से रिहा हुआ तो मेरा बेटा यूके में पढ़ रहा था, तो मैं सालिम यूके में था, तो मैं फिर इसको जब मिलने गया, ये 21 या 22 की बात है शायद, 2021 या 22 की, तो मियाँ साहब भी वहीं थे, तो मैंने मैसेज भेजा कि मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ। ठीक। तो अगले ही दिन मुझे मैसेज आ गया कि आप कल आ जाएं। ठीक है। और तो मेरी डिटेल में इससे पहले मियाँ साहब से मेरी गाहे बगाहे जब मैं एमपीए था तो मुलाकातें होती रहीं, लेकिन जो डिटेल के अंदर मुलाकातें तब शुरू हुई, तो मुझे तकरीबन सुबह मियाँ साहब ने 10 बजे बुला लिया और शाम 5 बजे मुझे रुखसत किया। ठीक। तकरीबन 4-5-6 घंटे मुस्तकिल उन्होंने अपने साथ और बेपनाह मोहब्बत का मुजाहरा किया, और बहुत ही फ्रैंकली डिस्कशंस हुई, फैमिली के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सियासत के हवाले से। मुझे याद है कि इसहाक डार साहब भी वहीं पे थे, सरदार अयाज साहब भी आए हुए थे, और एक दो और लोग भी बड़े सीनियर थे, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब जी, ये भी वहीं पे थे। तो ये जो मियाँ साहब का एक मोहब्बत का जो और अंदाज़ है और जो दीद लिहाज है, ये हकीकत ये है कि, और मियाँ साहब कदर करते हैं अपने वर्कर की। अब वर्कर की जो कदर है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई नहीं, उस लेवल पे कोई पहुँचा ही नहीं आज तक, ठीक, ना कोई पहुँच सकता है जिस तरह जो इस लेवल पे मियाँ नवाज शरीफ साहब वर्कर से मोहब्बत और वर्कर की कदर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ भी कभी कभार ही पैदा होती हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा बड़े हम देख रहे हैं बड़े काम हैं कर रही हैं। हिम्मत कार्ड की बात करें, उनकी अपनी छत अपना घर जैसे प्रोजेक्ट्स, आप भी जो है वो इसमें हिस्सा रहे, आप 8 क्लब बैठते रहे, आई थिंक वहाँ पे वर्कर्स को सुनते रहे, तो कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि अपने वालिद की लेगेसी को इन ट्रू स्पिरिट लेके आगे चल रही हैं, बल्कि वैल्यू एडिशन कर रही हैं, और ऐसी वैल्यू एडिशन जो पहले नहीं थी। और आप देखें कि इस पंजाब के जो सिस्टम्स को, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का जब दौर था तो हम शहबाज स्पीड की बात करते थे, और हकीकत इसमें शक कोई नहीं है कि शहबाज स्पीड के आगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने सरेंडर कर दिया था। चाइना ने कह दिया था कि जनाब शहबाज स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन उसके बाद आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा ने उससे भी ज़्यादा स्पीड से इस सूबे को आगे बढ़ाया, और जो यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं और जो यूनिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं गवर्नेंस के लिए के हवाले से, जो और गवर्नेंस के जो मॉडल कायम किए जा रहे हैं और जिन जिन शोबों को एड्रेस किया जा रहा है, शायद उस वक़्त ये शहबाज साहब के दौर के अंदर भी उतने एक्टिव नहीं थे जिस तरह जिन शोबों को आज एड्रेस किया जा रहा है, जिस तरह नई अथॉरिटीज़ कायम हो रही हैं, जिस तरह सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस तरह ह्यूमन इंटरवेंशन को सिस्टम में कम किया जा रहा है, ऑटोमेशन पे सारे सिस्टम को लाया जा रहा है कि आपका AI को इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और IT को बुनियाद बनाकर आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स लेकर आएँ जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस हो, और हर काम ऑन मेरिट होना चाहिए। मेरिट के खिलाफ वर्जी जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो बुनियाद क्या है कि हर काम हो जो मेरिट हो। ठीक, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, आपकी सिफारिश भी नहीं चलेगी, किसी की भी सिफारिश चल रही, किसी की भी, और चलनी भी नहीं चाहिए। ठीक। देखें, अगर सिस्टम, हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि उस सिस्टम पर लोगों का एतमाद कायम हो जाए। सही। जब वो सिस्टम डिलीवर करेगा तो अल्टीमेटली फिर लोगों का ट्रस्ट कायम हो जाएगा। मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि, और मेरी तो हमेशा सियासत का भी तरीका रहा है कि मैं अनड्यू सिफारिशें भी नहीं ज़्यादा करता और अनड्यू
जो होता है कि काम, और मेरे पास 99% जो लोग आते हैं वो जायज़ काम लेके आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर नाजायज़ काम नहीं होना, किसी की ज़रूरत नहीं है इतनी कि मुझे कोई नाजायज़ काम, वो लोग पहले ही फ़िल्टर आउट हो जाते हैं मेरे पास आने से पहले, उनको मेरे बारे में पता है कि हमने हमेशा, मैं अगर आगे किसी की सिफारिश भी करता हूँ, अगर मैंने कोई ब्यूरोक्रेसी को कुछ कहना है, मैंने पुलिस को कुछ कहना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% ये होता है कि वो जायज़ काम होते हैं, जस्ट हमने एक पुश करवाना होता है, उससे लोगों को रिलीफ मिल जाता है। और आपको पता है कि पब्लिक के 99% काम भी जायज़ ही होते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे महकमे जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जी हाँ, पर उम्मीद है कि कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इलेक्शन प्रोलॉन्ग हुआ है और फ्लड की वजह से डेट आगे गई है, लेकिन उसकी वजह से हमें एक एक गली में पहुंचने का मौका मिल गया। एक एक गली में, एक एक घर के अंदर मैं जा रहा हूं और मुझे तो लोग कहते हैं कि मियां साहब आप तो ऐसे लगता है जैसे बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा जनाब मुझे बल्दियाती आप समझ लें, क्योंकि बल्दियात तो हमारी बुनियाद है। ठीक, एक काउंसलर जो होता है, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, ये तो हमारी बेस है। तो अगर आप NX 29 में इलेक्शन में कामयाब हुए तो क्या आप मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू ऐलान करते हैं कि क्या गिफ्ट क्या देंगे, क्या लोगों को वादा ऐसा करेंगे जो पूरा करेंगे? 2-3 चीज़ें हैं जो कि इस इलाके में वैल्यू एडिशन करेंगी इंशाल्लाह ताला। एक तो मैं लेस्को का चेयरमैन रहा हूँ, आपके इलम में मुझे याद है, और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमने मुझे याद है काम उस किया दौर था। के अंदर एक लीडरशिप का रोल प्ले किया। लेस्को के अंदर एक होता है कि ट्रेडिशनल किस्म के चेयरमैन आ जाते हैं और बोर्ड आ जाते हैं, बन जाते आप हैं। दबंग थे, मुझे याद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस अंदाज में काम किया जिसको लेस्को का जो स्टाफ है उन्होंने हमसे बड़ा कोऑपरेट किया, लेस्को के ऑफिसर्स ने बहुत कोऑपरेट किया। और हमारे पास देखें, मैं आपको बताऊं कि जो लोग बातें करते हैं जी कि फ़लाँ महकमे में करप्शन है, लोग सही नहीं, लोग सही लोग मौजूद हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, सिर्फ लीडरशिप की ज़रूरत है कि महकमे को लीड कौन कर रहा है, और उसके कुछ ज़ाती उसके मकासद तो नहीं है उस महकमे के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मेरा 1 साल का टेन्योर जो लेस्को में गुजरा, उस टेन्योर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडिंग रोल में लेस्को को, जितनी लेस्को की प्रमोशन उस दौर में हुई है, और आपने देखा कि मीडिया हर हफ्ते हमारी एक खुली कचहरी होती थी और लाइव हम चलते थे और उसमें सारा लेस्को का स्टाफ बैठा होता था, लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं, मौके पे शिकायत का इजाला हो रहा है। इसके अंदर जो महकमे के अंदर रिफॉर्म्स हैं, ERP सिस्टम हमने महकमे के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और ERP हमने इम्प्लीमेंट करवा के दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। 129 में आप जो है वो, तो अब उसमें जो है ये जो लेस्को का हमारा एक शोबा रहा, वो एक हमारी एक्सपर्टीज़ है। ठीक, तो इंशाल्लाह ताला हमने NA 129 के अंदर जो इलेक्शन के बाद मेरा जो मेजर प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि हमने इंशाल्लाह गली गली के अंदर इंसुलेटेड वायर्स डलवानी है, हमने तारों के गुच्छे ख़त्म करने हैं। ठीक, जो एक पुराना फरसूदा एक सिस्टम हो गया हुआ है कि आप गलियों में जाते हैं तो तारों के गुच्छे लटक रहे हैं, नंगी तारें लटक रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान से भी हम फंडिंग लाएंगे और अपने NA को हमने इंशाल्लाह मॉडल NA इस तरह बनाना है कि जो ज़ेर ज़मीन निज़ाम है, डेवलपमेंट के जो काम हैं, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम, पीने का साफ़ पानी का निज़ाम, सुई गैस का प्रेशर ठीक होना चाहिए, और इसके अलावा जो लेस्को का जो ऊपर का जो निज़ाम है, इनको जब हम साफ़ कर देंगे और क्लियर कर देंगे तो आप देखें कि ये जो हमारी गलियाँ हैं ये इंशाल्लाह ताला यूरोप की गलियों से कम नहीं होंगी। एक नीट एंड क्लीन जो फ़िज़ा है हमने अपने अहले इलाका को इंशाल्लाह ताला NX 29 को यूरोप बनाएंगे आप? इंशाल्लाह यूरोप से भी बेहतर होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यूरोपियन से बेहतर लोग हैं। यहाँ पे जो ख़ानदान रहते हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारी बहनें बेटियाँ यहाँ रहती हैं, हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम है, ज़्यादा महज़्ज़ब, ज़्यादा सिविलाइज्ड, ज़्यादा दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, हमारे नमाजी हज़रात हैं, हमारे तहज्जुद गुज़ार जो हैं, मस्जिदों में दुआएं करने वाले, हमारी बहनें और माएँ जो हैं वो घरों में दुआएं करती हैं। हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक एतमाद दिया है। तो इंशाल्लाह ताला हमने सिर्फ हमारे ये जो बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं ये इनको परफेक्ट करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यानी ये जो मैंने आपको अभी बताया कि 3, 4, 5 जो शोबे हैं ऐसे हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो जब आप ये निज़ाम परफेक्ट कर देंगे तो आपकी गलियाँ, आपके महल्ले जो हैं, सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा होना चाहिए। आज आप देखें कि मरीम नवाज़ साहिबा के ज़ेर निगरानी पूरा पंजाब चमक रहा है। पूरा पंजाब इस वक्त जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन निज़ाम जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, सुथरा पंजाब, उसके डिस्पोज़ल का, सुथरा पंजाब के ज़ेर एहतमाम ये कायम कर दिया गया है। और जो पुराने दौर में पंजाब और लाहौर कचरे का ढेर बन गया था,
आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सही। तो हमने इन गलियों को इंशाल्लाह साफ़ करना है और इसके अंदर फिर जो मज़ीद जो वैल्यू एडिशन है, हमने नेबटेक के इदारे यहाँ पर कायम करने हैं इंशाल्लाह ताला। हमने मरकज़ी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत के नौजवानों को स्किल फ्राहम करने के जो इदारे हैं, जिसके अंदर हुकूमत जो है वो स्कॉलरशिप भी दे रही है और बच्चों को स्किल्स भी फ्राहम की जा रही हैं। जो कोर्सेज़ के तकरीबन 150 शोबे ऐसे हैं जिनमें कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और उन कोर्सेज़ के बाद ये किस इलाके में बनाएंगे नेपटेक? ये इंशाल्लाह ताला हम अपने NA 129 के अंदर सब्ज़ाज़ार है, गुलशन रावी है, हमारे जितने समनाबाद है, अल्लामा इकबाल टाउन है, हमारे ये जितने इलाके हैं हमने यहाँ पे इदारे भी कायम करने ताकि हमारे NA को नौजवानों को ज़्यादा शेयर मिले। सही। इसी तरह जो मरीम नवाज़ साहिबा की जो स्कीमें हैं, रोज़गार की स्कीमें हैं, अपनी छत अपना घर की स्कीमें हैं, मुख्तलिफ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो चल रहे हैं, उसमें भी हमने कोशिश करनी है कि हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों बेटियों को जो ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए बनिस्बत बाकी। ये ज़ाहिर हमारी कोशिश के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला हमने NA 129 को हमने एक मॉडल NA बनाना है और ये NA जो है ये इंशाल्लाह लाहौर के माथे का झूमर बनेगा। अच्छा, क्या समझते हैं आपके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ है नून लीग में, आपका एक बड़ी मोहब्बत वाला लोगों के साथ भी है, तो कैसे देखते हैं हमज़ा शहबाज साहब के साथ भी आपने बड़ा काम किया? देखिए जी, हमज़ा शहबाज साहब जो हैं उनके साथ एक बहुत ही प्यार का ताल्लुक़ है और हमज़ा साहब ने भी हमेशा बहुत ही मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है, बहुत एतमाद किया है हमेशा। और हकीकत ये है कि हमज़ा साहब की ऐसी शख्सियत है कि वो भी जो वर्कर्स के साथ उनका जो एक ताल्लुक़ है वो अनमैच्ड है। यानी वो जिस तरह एक उनकी जो मोहब्बत है और जिस तरह उनकी एक PR है और एक बड़े ग्रास रूट लेवल के वर्कर को भी अहमियत देना, उस हवाले से हमज़ा साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये कि 99 के बाद आप देखें कि जिस तरह सख्तियों का एक दौर शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उसमें उस दौर से लेके आज तक मियां हमज़ा साहब की जो एक कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी के लिए, वो मैं समझता हूँ कि कम ही लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए ज़ाहिर है कि हमारा उनका एक बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक़ है और हम उनके लिए दुआगो रहते हैं, वो हमारे लिए दुआगो रहते हैं हमेशा, और आपस में व्यूज़ भी एक्सचेंज होते रहते हैं, मुलाकात भी होती रहती है। ठीक। अच्छा, हाफिज़ मियां नुमान साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? देखिए, मैं तो ज़िंदगी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की है अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरा की है। ठीक। देर या सवेर क्या उसे कहते हैं कि जल्द या कोई होगी कोई। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर ख्वाहिश पूरी हुई है। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो नाजायज़ ख्वाहिशात की मैं बात नहीं कर सकता लेकिन जायज़ ख्वाहिशात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो रह गई हो। अल्लाह से और ज़िंदगी का हाफिज़ साहब, अगर आपसे मैं पूछूं सबसे यादगार लम्हा कौन सा है आपका? सबसे यादगार लम्हा ज़िंदगी का आपका? देखिए, ज़िंदगी के यादगार लम्हात तो बहुत हैं। 2008 में जब मैं MPA बना वो भी एक बड़ा यादगार लम्हा था। फिर जो हुकूमत पंजाब के साथ और शहबाज साहब के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला वो भी एक बड़ा। उसके बाद आने वाले अदवार के अंदर भी बहुत ज़्यादा यादगार लम्हात तो आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त के साथ इंसान जो है वो एक इर्तक़ा पज़ीर है। शौक़ क्या है हाफिज़ साहब? जैसे होता है ना, गाड़ियों का है या ट्रैवलिंग का है? अरे मुझे अपना बचपन में तो जो स्पोर्ट्स के अंदर तो हम ज़्यादा, मैं बैडमिंटन खेलता था। ठीक। उसका एक शौक़ था। जेल के अंदर बहुत बैडमिंटन खेला हमने। किसके साथ? हमारे आहद चीमा साहब के साथ और भी दोस्त थे जो बड़े बड़े चैम्पियन थे। तो हमने वहाँ पे 10 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े रिकॉर्ड कायम किए। जीता कौन था? तो वो बस वो कभी हम जीते थे, कभी वो जीते थे। आहद चीमा साहब जी बिल्कुल, वो भी जीतते रहे हैं और हम भी जीतते रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमने गेम्स वगैरह काफ़ी किए हैं। शौक़ जो है मुझे असल में मुताले का ज़्यादा है। सही। और मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई किताब मिल जाए तो मैं उसका मुताला शुरू कर दूं। तो ये एक मेरा एक बड़ा ठीक। अच्छा, आपसे माशाल्लाह खुश लिबास भी हैं आप, तो ये घड़ी बड़ी अच्छी है, कितने की होगी ये? तो ये तो अल्लाह ताला की देन है जी। ठीक। ये कोई इसमें हमारी नहीं है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ठीक। हाँ जी। तो कितनी मालियत की होगी? नहीं, ये मालियत तो मेरे खुद याद नहीं है। 2 करोड़, 1 करोड़? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। तो चले छोड़े, अब ये मालियत की बात नहीं, ये है करोड़ों में है कि लाखों में? उसे मुझे लगता है टैक्स भी फंसवाना है। नहीं, मैंने फैसल खोकर से पूछा ना, हमारे आपके भी भाई हमारे भी, तो उन्होंने कहा तकरीबन 1-1.5 करोड़ की घड़ी होती है, पहनते हैं ना। तो मैंने देखा तो एकदम मेरी नज़र पड़ी, तो कोई लाखों में या करोड़ों में है? नहीं, लाखों में। 80-90 लाख? नहीं, मैं अब इसकी क्या बता सकता हूँ।
अच्छा चले, हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ आज बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। और हाफिज़ मियां नुमान साहब एक बड़ी दीनी शख्सियत हैं, और जो जिस तरह खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत की, वो तो सुन के यकीन करें कि बड़ा ही रूह को सुकून मिलता है। और हाफिज़ मियां नुमान साहब की आज हमने कोशिश की कि पॉडकास्ट के ज़रिए ज़िंदगी की वो बातें जो हम आम टॉक शोज़ में नहीं सुन पाते, तो वो उस हवाले से जान सकें। इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं 129, उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें।